जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस पावरफुल टेस्ट सीरीज में। दोस्तों, आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी प्रश्न आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के क्लास का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। इसको ध्यान से पढ़िए और राइट आंसर कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका आर्टिकल 26, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आर्टिकल 25 में क्या है दोस्तों? अगर आप किसी धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं या मानना चाहते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद 27 में क्या है कि आपके ऊपर धार्मिक कर नहीं लगाए जा सकते। आर्टिकल 28 के अंतर्गत क्या है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है आपसे। अगला प्रश्न है आपसे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, बाकी के भी अनुच्छेद आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हों तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में बनेगा। तो दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश उस समय पदभार ग्रहण करेंगे और ये बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्थान प्राप्त है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है दोस्तों आपका अनुच्छेद 129। ठीक है, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 129 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का स्थान प्राप्त है। कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर भारत में चुनाव आयोग का जो प्रावधान है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपसे। यहाँ पे प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों बताएं। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होता है वही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। अनुच्छेद 27 के अनुसार किस विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के जो संदाय हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं, उसके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो दोस्तों, मैंने आपको ये क्वेश्चन आर्टिकल 26 के अंतर्गत अभी थोड़ी देर पहले थोड़ा सा डिटेल बताया। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को। ठीक है, तो अनुच्छेद 27 के अनुसार किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो करों के संदाय हैं, पेमेंट ऑफ टैक्सेस हैं, के बारे में स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है। आप याद रखिएगा। ठीक है, आपसे धर्म वृद्धि के लिए कोई कर नहीं ले सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्देश देता है? तो दोस्तों, इसको कई बार बता चुका हूं, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, अनुच्छेद 44। ठीक है, अनुच्छेद 42 भी कई बार बताया हूं। जैसे आप जहां पे कार्य कर रहे हैं वहां पे कार्य करने की दशा मानव के योग्य होना चाहिए, और अगर कोई महिला कार्य स्थल पे कार्य करती है, अगर वो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था होती है, मतलब उनको छुट्टी दी जाती है। ठीक है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत 45 में क्या है दोस्तों, 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। 48A में क्या है? तो दोस्तों, जैसे दुधारू पशु हुए या पर्यावरण हुए या फिर जंगली जो जीव हैं उनके संरक्षण से रिलेटेड आर्टिकल 48A बात करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, कुछ जिम्मेदारी मैं आपको देता हूं, कुछ आपको बता देता हूं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ प्रश्न पूछूं तो आप कमेंट में आंसर किया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रपति और महाभियोग, ठीक है, जिसको इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए। आज तो बहुत सारे अनुच्छेद आपने देख लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अनुच्छेद 52 क्या करता है? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के संविधान में, ठीक है, भारत के संविधान या भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 52 के अंतर्गत है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के पास महाभियोग नहीं दोस्तों, एक होता है ऑर्डिनेंस पावर। ठीक है, ऑर्डिनेंस जारी करने के अधिकार होते हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, हिंदी में उसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक है,
महाभियोग तो 61 का विषय है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है आपसे, किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार यानी आर्टिकल 21A को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों बताइए, कई बार बताया मैंने और अब तो आपको रट जाना चाहिए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इस तरह से आपने 10 क्वेश्चन बड़े प्यार से बहुत डिटेल में समझ लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है आपसे, इसको पढ़िए। आपसे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, अन्नामलाई की। ठीक है, नीलगिरी की दोस्तों सबसे हाईएस्ट पिक क्या है? डोडा बेटा। कार्डमम हिल आपको केरल में देखने को मिलता है, इसको इलायची की पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, पालिनी पहाड़ियां किस राज्य में है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारी आप भी निभाइए। अगला प्रश्न, जो धुआंधार जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपसे, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसलिए आप याद रखेंगे जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसका नाम है वुलर झील, ये जम्मू और कश्मीर में है। और विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील दोस्तों आपको सुपीरियर लेक कहाँ पे देखने को मिलती है? तो दोस्तों यूएसए में देखने को मिलती है, जो ग्रेट 5 लेक का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। देखिए दोस्तों आपसे प्रश्न है झूम खेती के बारे में, इसको हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, को उत्तर पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको उत्तर पूर्वी भारत में झूम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए जंगल या पहाड़ी क्षेत्र को काट के जला के वहां पे खेती करते हैं, और जब मिट्टी बेकार हो जाती है तो छोड़ के चले जाते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों झूम खेती। ठीक है, मतलब झूम झूम के, यहाँ झूम के खेती किया, वहां झूम के खेती किया। अब आप नहीं भूलेंगे ये उत्तर पूर्वी राज्यों में ऐसा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस पठारी क्षेत्र में निवास करती है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दक्कन के पठार में। ठीक है, तो गोंड जनजाति मुख्य रूप से भारत के दक्कन के पठार में निवास करती है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजात, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजात गोंड जनजाति हो जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजात दोस्तों भील जनजाति है। ठीक है, भील मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके सेंसस 2011 के अनुसार है, अपने दिमाग में छाप लीजिए। ठीक है, भारत में नीली क्रांति की बात करें तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ना दोस्तों, बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, जो ग्रे रिवोल्यूशन है, ठीक है, उसका संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन से। जो दुग्ध उत्पादन है इसका संबंध श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड से है। जो तिलहन उत्पादन है तो दोस्तों येलो रिवोल्यूशन यानी पीली क्रांति से है। ठीक है, और नीली क्रांति के जो जनक है वो कौन है? उनका नाम है हीरालाल चौधरी। ठीक है, तो देखिए सब कुछ आपको मिलता है यहाँ पे, बस आप कंजूसी करते हैं लाइक करने में। ठीक है, अगर आप कंजूस नहीं है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए अगर आप पहली बार आए हैं जीएस फोकस फैमिली में तो दोस्तों आप जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके डिमांड के हिसाब से लेक्चर आते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि आपकी जो कमी है वो पूरी की जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियां किस राज्य का हिस्सा है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, किसकी? मेघालय की। ठीक है, तो गारो खासी जैंतिया जो खासी पहाड़ी है ना, यहीं पे सर्वाधिक वर्षा भी होता है, ये भी आप याद रखेंगे इसी पहाड़ी के हिस्से में। ठीक है, तो ये बात आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। और गारो खासी जैंतिया किसके नाम पर रखी गई हैं? तो दोस्तों जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं। इसका जो ये सिक्वेंस है दोस्तों, ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, ये भी बात आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है, बड़ा सिंपल प्रश्न है। जो रेगुर सॉइल है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या? क्वेश्चन ही वही है। तो दोस्तों अब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, काली मिट्टी। और इस मिट्टी में दोस्तों सबसे बढ़िया कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब यहीं पे अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, जो सैफरॉन आपने सुना होगा, ठीक है, सैफरॉन की कीमत मैं बताऊं दोस्तों, 1 ग्राम शुद्ध सैफरॉन अगर हो अच्छे क्वालिटी का तो 1000 रुपया ग्राम बिकता है। तो दोस्तों उसका उत्पादन किस मिट्टी में होता है? तो दोस्तों उसका उत्पादन करेवा मिट्टी में होता है, और ये मुख्यतः कहाँ पे? जम्मू कश्मीर और थोड़े बहुत क्षेत्र में जो आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो याद रखेंगे।
चलिए याद रखिएगा एग्जाम में अगर पास होना है तो। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताइए। तो दोस्तों ये नदी है आपकी माही, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सी नदी अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा को 2 बार काटती है तो दोस्तों वो लिम्पोपो होगी। और लिम्पोपो नदी आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। कर्क जो मतलब भूमध्य रेखा है उसको 2 बार कौन काटती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध टिहरी बांध है किन नदियों के संगम पर स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी और भिलांगना, ठीक है। तो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है टिहरी बांध, भागीरथी और भिलांगना के, ठीक है, कहाँ पे, संगम पर। चलिए याद करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए आपसे क्या है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। और ये नारा किसने दिया था, तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये किस वर्ष हुआ था। दोस्तों कई बार अपने क्लास में मैं बताता हूं 1 जनवरी 1949 को, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। डेट भी याद रखेंगे 1 जनवरी 1949। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, याद रखेंगे। वर्तमान में इसके गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है और बैंकों को पैसे भी देती है, ठीक है। और ये बैंकों की पिता और भारत का सेंट्रल बैंक भी है। तो ये इतने ही तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी पूछेंगे तो और भी बताऊंगा मैं आपको मुद्रास्फीति के दौरान किसे सबसे अधिक लाभ होता है। तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का अर्थ है मतलब व्यवहारिक भाषा में महंगाई, ठीक है। तो महंगाई के दौर में सबसे अधिक लाभ किसको होता है, इसका राइट आंसर है आपका जो देनदार है, जो डेप्टर है उसको, ठीक है। डेप्टर मतलब अगर आपने पहले से कर्ज लिया हुआ है, अब आप महंगाई के समय में किसी को वो कर्ज वापस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अब जब सामान्य स्थिति थी तो आपने किसी से 10,000 रुपये लिए थे और 10,000 रुपये में उस टाइम पे आपको एक अच्छी खासी साइकिल मिल जाती थी, लेकिन अब महंगाई बढ़ गई। महंगाई के दौरान में वही साइकिल की कीमत 15,000 हो गई है, लेकिन वही 10,000 रुपया आप वापस करते हैं जिससे आपने उधार लिया था। अब वो 10,000 में वो साइकिल नहीं खरीद पाएगा। तो इससे क्या हो गया, जिसने पैसे दिए थे उसको तो नुकसान हुआ, ठीक है। लेकिन अब जो पैसे उसको वापस मतलब मिल रहा है, ठीक है, जो दे रहा है वो तो भाई फायदे में है ना, उसने क्योंकि पहले ही खरीद लिया था, ठीक है। तो ये चीजें मतलब याद रखेंगे, कर्जदार को फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न, भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों उसका अर्थ क्या है। कई बार बता चुका हूं, इसका अर्थ है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस मॉडल पे आधारित थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है, पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। याद रखिएगा आपसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या होता है। तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है उसमें मुद्रास्फीति भी बहुत अधिक होती है और बेरोजगारी, तो दोस्तों दोनों एक साथ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है जो नरसिम्हा समिति है, तो दोस्तों इसका संबंध किससे है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है ऑप्शन बी बैंकिंग संरचना सुधार से। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधार से है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या है, भारत में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी के समय काल में जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और पहला राज्य बना था असम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है यानी मौद्रिक नीतियां लेकर आता है और उसी मौद्रिक नीति का एक टूल्स है रेपो रेट, ठीक है। तो कौन निर्धारित करेगा, तो अब आपको हिंट मिल चुका है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब की गई थी।
तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ले तो दोस्तों आप कमेंट में बता दीजिएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का कार्य क्या है? थिंक टैंक का कार्य है। वर्तमान में भारत में बहुत सारी रिपोर्ट भी जारी करती है कौन? नीति आयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है आपसे। जैविक विविधता अधिनियम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ऑप्शन डी 2002 में। ठीक है। तो भारत में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आपको 2002 में पारित हुआ मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर है दोस्तों विंध्य श्रेणी नहीं है। बाकी तो मैं ये रटा रखा हूं, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड। ठीक है, तो ये तो हैं, लेकिन विंध्य श्रेणी इसमें नहीं आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 33 देखिए। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अब ये क्वेश्चन ना आपको सपने में भी आता होगा। ठीक है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना और जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों उसको लिमिट करना, उसको कम करना, यह है क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है दोस्तों नीलगिरी। ठीक है, तो भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछे तो नीलगिरी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। इकोटोन शब्द का क्या अर्थ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैंने आपसे एक बार और पूछा था। तो दोस्तों दो विभिन्न जो पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनके बीच का संक्रमण क्षेत्र। अब आपको ये चीजें समझ में नहीं आई होंगी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए समुद्र है, ठीक है, या फिर नदी बह रही है किसी जंगल में। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये नदी बह रही है किसी जंगल से होकर और यहाँ पे जंगल है। ठीक है, तो जंगल में जो रहने वाले जीव होंगे अलग होंगे, उनको हम अलग इकोसिस्टम के जीव कहेंगे। ठीक है, अलग पारिस्थितिकी तंत्र के जीव कहेंगे। और यहीं पे इस नदी में जो जीव होंगे वो अलग इकोसिस्टम के होंगे, लेकिन कुछ जीव उभयचर होंगे। ठीक है, और कुछ जीव यहाँ जंगल से निकलकर इस नदी के किनारे आकर रहना पसंद करेंगे। तो इस जो संक्रमण जोन हो गया दोनों के बीच का, उसको हम इकोटोन कह देंगे। ठीक है, तो अब तो आप क्लियर है ना? बताइए, अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए कीजिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कई बार बता चुका हूं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित हुआ था। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये भी मैंने कई बार बता दिया आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आता है क्या बनाने के लिए? ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए। पहले किसने? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने बनाए, उसके बाद भारत का स्थान आता है 2010 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखें क्या है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखें क्या है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों ओजोन परत को हम डॉप्सन यूनिट में मापते हैं, कई बार बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्रकाशित की जाती है IUCN के द्वारा। ठीक है, ठीक है IUCN। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर है आपका कितने? 17। ठीक है, कितने दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर 17 ही होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पढ़ाया भी था, मुझे लगा कि क्या हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 गोल मैंने पढ़ा रखा है, आप जाके देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत की ने किस वर्ष हुई थी? वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1973 में। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 में हुआ था, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, यूट्रोफिकेशन के कारण जल निकायों में किसकी कमी हो जाती है। तो दोस्तों मैंने आपको कल समझाया था यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब किसी जल में बहुत अधिक पोषक तत्व आके इकट्ठा हो जाए, ठीक है। अब पोषक तत्व अधिक इकट्ठा हो जाएंगे तो उस पर शैवाल बहुत अधिक, ठीक है, क्या शैवाल बहुत अधिक पनप जाएगा, और जब शैवाल सड़ेगा तो उसको पचाने के लिए उस जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि पचाते पचाते उस जल में ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं, और जब नहीं रहेगा तो अब यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। और किसकी मात्रा बढ़ती है, शैवालों की। तो दोनों बातें आप याद रखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामचाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी क्वेश्चन। तो दोस्तों मणिपुर में, ठीक है, तो लोकतक झील में है ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपसे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है आपका ओजोन परत के क्षरण से संबंधित, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, एकदम बिल्कुल याद रखिएगा कब, 1987 में, ठीक है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो संबंध है ओजोन संरक्षण से है, और ओजोन संरक्षण के लिए 16 सितंबर डेट इंपॉर्टेंट है, ये भी बात आपको याद रखना है। ओजोन का जो परत है ये समताप मंडल में मिलता है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 48A की बात हो रही है। तो दोस्तों पर्यावरण संरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर है इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए, ठीक है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में किसके लिए प्रसिद्ध है, खारे पानी के मगरमच्छ के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, रामसर सम्मेलन, रामसर कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है जो वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, उनका संरक्षण करना, उनको बचा के रखना, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है आपसे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका मापदंड है। तो दोस्तों ये जल प्रदूषण का मापदंड है, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अब वहीं पे जब किसी जल निकाय का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसको हम जैव मरुस्थल कह देते हैं उस जल निकाय को। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। इस क्वेश्चन की जिम्मेदारी आपके ऊपर, क्योंकि अभी मैंने इसका आंसर बताया है, कब, 1986, ठीक है। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, साध्वी निरंजन ज्योति जी ने, ठीक है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, साध्वी निरंजन ज्योति जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है आपसे, इसको पढ़िए ध्यान से। आपसे प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के नए सदस्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। इनका नाम है संजय कुमार, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के नए सदस्य सचिव बने हैं कौन, संजय कुमार जी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर है आपका जफर इकबाल, ठीक है। तो आपको जफर इकबाल याद रखना है ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, हुकबल हो गया था ना इसलिए। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः किसने जीता। तो दोस्तों हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः किसने जीता है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कौन, हार्दिक सिंह और नवनीत कौर, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 देखिए आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। आपसे प्रश्न है, हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2025 में जुगराज सिंह अवार्ड फॉर अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, प्रिंसदीप सिंह, ठीक है। कौन, प्रिंसदीप सिंह, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या है, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति राय ने अपने किस संस्मरण पुस्तक के लिए 2026 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है। तो दोस्तों
क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा, मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, क्या है मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, इसी प्रसिद्ध मतलब संस्मरण के लिए अरुंधति राय ने, ठीक है, क्या जीता है दोस्तों, 2026 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। ठीक है, कौन सा अवार्ड, नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है दोस्तों, आपसे प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद डैक ने हाल ही में किसे देश से S-400 मिसाइल प्रणाली के 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूस। तो आपको पता है ना S-400 कहाँ से भारत खरीद रहा है, तो दोस्तों कहाँ से, रूस से। ठीक है, और किसने अनुमति दिया है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, हाल ही में यूथालिया जुबिनगार्गी, नाम क्या है, यूथालिया जुबिनगार्गी नामक तितली की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हरियाणा राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पानीपत में। ठीक है, तो हरियाणा राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट आपको पानीपत हरियाणा में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऐतिहासिक 52 किलोमीटर लंबी क्या है दोस्तों, वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो दोस्तों बताइए, वंश गोपाल 24 कोसी परिक्रमा यात्रा कहां पर जीवित किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, संभल में। ठीक है, कहां पे, संभल में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया गया। तो दोस्तों जेवर गौतम बुद्ध नगर में, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन जेवर, जिसको जेवर इंटरनेशनल पोर्ट भी कहते हैं, भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है और विश्व में चौथे स्थान पर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या है, हाल ही में हिमस्खलन, ठीक है, अवलांची के कारण चर्चा में रहे जोजिला दर्रा किन क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। तो दोस्तों कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर है श्रीनगर और लेह को। कौन जोड़ता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, श्रीनगर और लेह को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भव्य कुंभ मेलों का आयोजन किन नदियों के तट पर किया जाएगा। तो दोस्तों बात हो रही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, और भी भव्य यहाँ पे भी कुंभ मेला लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर है दोस्तों झेलम और सिंधु पर। ठीक है, तो भव्य कुंभ मेलों का आयोजन झेलम और सिंधु नदी पर लगेगा, कहाँ पे, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना समय पूरी करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, तो हाल ही में किस राज्य ने प्रमुख क्या है दोस्तों, मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की पहली जनगणना समय पूरी करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों राजस्थान ने। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक प्रदान करने हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनिमय 2026 का मसौदा जारी किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। ठीक है, तो किस राज्य सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक प्रदान करने हेतु राज्य मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विनिमय विनियम 2026, मैं विनिमय कह रहा हूं, दैट वाज मिस्टेक, देखभाल विनियम है 2026, इसका मसौदा तमिलनाडु ने तैयार किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय किस सूची के विषय हैं। तो दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर है राज्य सूची। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय ये राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका नई दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है, किस अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक तौर पर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो दोस्तों बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। ठीक है,
तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अंतर्गत। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो तिब्बत में किस झील के पास से होता है? इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका मानसरोवर झील के पास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है। सीमा सड़क संगठन जो सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास करता है किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो सीमा सड़क संगठन जो सीमाओं पर बुनियादी ढांचे का विकास करता है यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 71। उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए लगभग 7000 ईसा पूर्व? ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका क्या है दोस्तों? लहुरा देव संत कबीर नगर। पहले तो आप कोल्डियामा पढ़ते थे, लेकिन ये क्या है अभी हाल फिलहाल की अपडेट है। ठीक है, ये लगभग 7000 ईसा पूर्व की बात हुई है। तो इसका राइट आंसर आपने जान लिया कहाँ पे? लहुरा देव संत कबीर नगर में। ठीक है, पहले आप क्या जानते थे? कोल्डियामा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के ऊपर। बटेश्वर मेला जिसे उत्तर प्रदेश का ऊंट का मेला भी कहा जाता है प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका आगरा में। ठीक है, तो बटेश्वर मेला किससे संबंधित है? ऊंटों से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों इसका आयोजन आगरा में होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखिए और राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। आपसे प्रश्न क्या है? आपसे प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी लखनऊ में। ठीक है, तो भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 सितंबर को। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के ऊपर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रावस्ती में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है श्रावस्ती, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है उत्तर प्रदेश में नागर शैली में निर्मित प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन ए, ये देवगढ़ ललितपुर में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में नागर शैली में निर्मित प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, दशावतार एक्चुअली, ये आपको देवगढ़ ललितपुर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपसे देखिए क्या, प्रकाश वर्ष यानी कि जो लाइट ईयर है ये किसका मात्रक है? दोस्तों ये भी बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप इसका राइट आंसर तो अब सपने में भी बता देंगे। ये खगोलीय दूरियों के बीच को, ठीक है, मेजर करता है, उसका मात्रक है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है देखिए, मानव शरीर में जो एड्स रोग है ये किस अंग प्रणाली को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर है इम्यून सिस्टम को ही डैमेज कर देता है। और एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछे तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, और किस वायरस की वजह से होता है? तो दोस्तों HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? दोस्तों बताएं। क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर ऑप्शन सी 4। ठीक है, कौन कौन? एक तो मतलब मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया, एक झारखंड हो गया, एक बिहार हो गया। ठीक है, तो याद रख लेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो दोस्तों बड़ा सिंपल क्वेश्चन, राइट आंसर है आपका रूस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश की कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर है 1989 में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। तो उत्तर प्रदेश के कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध मुरादाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ये हो गया। इसका राइट आंसर है दोस्तों रामगंगा के किनारे। ठीक है, तो पीतल नगरी जिसका नाम है मुरादाबाद, ये आपको रामगंगा के किनारे देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखें क्या है आपसे प्रश्न पूछा गया है, प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट है, ये सबसे कम किस रंग में होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है लाल रंग, ऑप्शन सी। ठीक है,
और इसीलिए बहुत दूर से भी हमको लाल रंग दिखाई दे जाता है। रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, किसने दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या करा था? ब्लड ग्रुप की खोज करी थी। और जो रक्त परिसंचरण है उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखेंगे। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने और विलियम हार्वे ने क्या खोजा? तो दोस्तों रक्त परिसंचरण का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले को शहीद नगर के नाम से भी जाना जाता है? वेरी इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश के शहीद नगरी के रूप में जाना जाता है। 86 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है पनामा नहर के बारे में। ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने देखा हो वर्ल्ड मैप तो ये प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। मैं आपको अगर स्केचिंग करके यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, समझिएगा। ये हो गया मैक्सिको, मैक्सिको की तरफ से ये आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी पनामा हो गई। ठीक है, यहाँ पे हल्की सी पनामा नहर है और ये है आपका साउथ अमेरिका का हिस्सा। ठीक है, ऐसा मोटा मोटी मान लीजिए। तो यहाँ पे पनामा नहर, ये है पैसिफिक ओशियन और ये है अटलांटिक ओशियन। ठीक है, तो यहीं पे इन दोनों को जोड़ती है। अब यहाँ पे उतना प्रॉपर स्केचिंग नहीं हो पाएगी, बस मैनेज कीजिए आप। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो शारदा नहर है दोस्तों, ये जो प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, इसका उद्गम स्थल क्या है बताइए? तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल है वनबसा खटीमा में। ठीक है, कहाँ पे? वनबसा खटीमा में आपसे प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये RO 2025 का क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसमें आपका क्या बताइए? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये सभी आपके ना उंगलियों पे याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है। जो स्कर्बिक एसिड है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? अगर ये नहीं याद है तो आप चुल्लू भर पानी लीजिए और पी जाइए, डेली बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो विटामिन सी को दोस्तों हम स्कर्बिक एसिड कहते हैं। अगर इसकी कमी होती है तो स्कर्बी नाम की रोग हो जाती है और जिससे मसूड़ों से खून आता है, ये बता रखा है। विटामिन डी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये अगर कमी होती है तो रिकेटस नामक रोग होती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी टाइप की चीज़ें होती हैं। अब विटामिन B12 आप मुझे बताएंगे, और विटामिन B12 के लिए दोस्तों जो गोल्डन राइस आया था, ठीक है, बायो मैग्नीफाइड कह लें या फिर बायो फोर्टिफाइड चावल कह लें। ठीक है, तो वो विटामिन B12 के लिए आया था। अब आप बताएंगे क्यों उसका मतलब जो गोल्डन राइस है लाया गया था उसको बायो फोर्टिफाइड करके। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा, कहीं उसका उद्देश्य एनीमिया को कम करना नहीं था? चलिए याद रखेंगे एनीमिया वगैरह को कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कलिंजर का किला स्थित है जो चंदेल शासकों के लिए प्रसिद्ध था? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बुंदेलखंड बांदा में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में कलिंजर का किला स्थित है जो चंदेल शासकों के मतलब लिए प्रसिद्ध था? तो बुंदेलखंड बांदा। और जो खजुराहो मंदिर है वो चंदेल शासकों ने निर्मित करवाया था। ठीक है, मध्य प्रदेश वाला। श्वेत वामन जो व्हाइट ड्वार्फ शब्द है, ये इसका संबंध किससे है? तो ये दानव से है क्या? तो दोस्तों ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है खगोल विज्ञान तारा से। ठीक है, तो याद रखेंगे, पता चले आप कुछ और ही ट्रिक करके आ रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी तारा है, जब वो उसके अंदर की मतलब अभिक्रिया समाप्त हो जाती है, केवल हीलियम बचता है उसमें, तो उसके पास बहुत बड़ा लाइट होता है, लाइट। ठीक है, प्रकाश का एक गुंज होता है, इसलिए उसको हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं उस स्टार को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो सैयद सालार मसूद का मेला है दोस्तों, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ऐसा प्रश्न है आपसे मेरे भाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहराइच में। ठीक है, तो सैयद सालार मसूद का जो मतलब मेला है ये आपको बहराइच में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए क्या है। दादा की बीमारी किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये दादा है, एक्चुअली दाद है, जिसको हो जाता है ना उनको दादा की याद दिला देता है। तो दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कवक के कारण, फंगी के कारण होता है दाद। ठीक है, और जिनको होता है उनको दादा का याद दिला देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपसे, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों राइट आंसर उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, एंडीज है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, मानव अधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर है 10 दिसंबर को। ठीक है, तो ह्यूमन राइट डे किस डेट को मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 देखिए क्या है, ध्वन की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, इस्पात या ठोस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न है, कौशाम्बी जो प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यमुना। ठीक है, तो कौशाम्बी जो प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है, किसकी? वत्स महाजनपद की, ये किस नदी के तट पर स्थित है? ऐसा आपसे प्रश्न बने तो आप जवाब देंगे यमुना नदी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है आपसे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर है 912। ठीक है, और भारत का कितना है? 943। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। केरल का कितना? 1084, सबसे अधिक, अच्छा खासा। सबसे कम किसका है? हरियाणा का। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए क्या है, आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आपसे प्रश्न है दोस्तों, जो गोभी मरुस्थल है, ठीक है, ये मुख्य रूप से किस देश में फैला हुआ है? तो दोस्तों ये मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है चीन और मंगोलिया में। ठीक है, तो गोभी मरुस्थल मुख्य रूप से चीन और मंगोलिया में देखने को मिल जाता है। याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न आपसे बन जाएगा। और इस तरह से दोस्तों हमने टॉप 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और आप अब मुझे अपना स्कोर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, ये मेरे मोटिवेशन का कारण है, वो कारण मत छीनिए। ठीक है, अगर आप छीनेंगे तो मोटिवेशन नहीं होगा और क्लासेस बाधित होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ये सब किया करें। ठीक है चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।